हेलो स्टूडेंट्स, हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। बच्चों, आज हम करने वाले हैं ग्रेड 7 का साइंस का चैप्टर नंबर 9, लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स। तो ग्रेड 7 के बच्चों के लिए मैं इतना बोलूँगी कि बच्चों जो ग्रेड 8 का सिलेबस है ना, एसएसटी, साइंस, हिंदी, वोकेशनल एजुकेशन और आर्ट्स, मैंने सारा कंप्लीट किया हुआ है। तो आप ये वाली सारी वीडियोस आराम से एक्सेस कर सकते हैं जब आप ग्रेड 8 में आएंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9, लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स। जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर क्या क्या चीज़ें रहती हैं, उनकी लाइफ कैसे चलती है, उनकी बॉडी में क्या पार्ट्स होते हैं, किस तरीके से वो काम करते हैं, इसके बारे में हम इस चैप्टर में आज पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द कोट। इफ़ योर फूड इज़ फुली डाइजेस्टेड बिफोर यू ईट अगेन, यू वॉन्ट नीड मेडिसिन फॉर पेन। तो ये क्या कह रहे हैं कि अगर आपका खाना जो भी आपने खाया वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है ना, कि जब आप दोबारा खाने लग रहे हो, दूसरा मील ले रहे हो, उससे पहले पहला वाला मील जो है पूरा डाइजेस्ट हो गया, तो आपको मेडिसिन की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहने का मतलब कि अगर आप अपनी बॉडी का ध्यान रखेंगे, उसको ठीक से खाना, ठीक टाइम पर खाना देंगे, तो आपको कभी भी दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। In the grade 6 science textbook Curiosity chapter Living Creatures, exploring their characteristics, we learnt about the processes essential for survival of living beings like nutrition, respiration, excretion and reproduction। तो वो कह रहे हैं जो क्लास 6 में हमने साइंस का चैप्टर पढ़ा था, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि कौन कौन से लाइफ प्रोसेस होते हैं जो कि एक ह्यूमन बीइंग में ज़रूरी होते हैं, जैसे सांस लेना, खाना खाना, एक्सक्रीट करना वेस्ट मटेरियल को, और रिप्रोड्यूस करना मीन्स अपने यंग वंस को पैदा करना। दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेसेस। तो इन्हें हम लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट लाइफ प्रोसेसेस सच एज न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन इन डिटेल। तो अब हम डिटेल में इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ट्रस्ट में ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत मज़ा आने वाला है इसको पढ़ने में। चलो, ऑब्जर्व योर सराउंडिंग एंड नोटिस व्हाट एनिमल्स ईट। अपने आसपास देखो कि जो एनिमल्स हैं वो क्या खाते हैं। एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड। बीज एंड सनबर्ड सक देयर नेक्टर ऑफ द फ्लावर, while infant of human and many other animal feed on their mother milk। तो आपने देखा होगा जो आपके बीज होती हैं, सनबर्ड्स होती हैं छोटी छोटी, वो नेक्टर पीती हैं, फ्लावर का जूस पीती हैं, और जो ह्यूमन बींग्स के बच्चे होते हैं छोटे, वो अपनी मम्मा का दूध पीते हैं। स्नेक्स लाइक पाइथन swallow द एनिमल्स दे प्रे अपॉन। जो स्नेक्स होते हैं जैसे पाइथन हो गया, वो एनिमल्स को पूरा swallow कर जाते हैं, पूरा गटक जाते हैं। सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन देम। और जो छोटे छोटे पानी में रहने वाले जीव होते हैं, वो छोटे छोटे फूड पार्टिकल जो भी उनको मिलते हैं वो उसको खाते रहते हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन obtain energy from food which enable them to carry out the various life processes। अब खाना क्यों ज़रूरी है? खाना खाने से हमें ताकत मिलती है और हम अपनी लाइफ को चला पाते हैं। ये जो भी आप काम कर रहे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, काम कर रहे हो, खाना बना रहे हो, अपना सांस ले रहे हो, पढ़ रहे हो, इन सब में किस चीज़ की ज़रूरत है? एनर्जी की ज़रूरत है। और वो कहाँ से मिलती है आपको? खाना खाने से। Animal consume food that contain complex component such as carbohydrate, protein and fat। तो बेटा, हम जो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स हैं, हम जो खाना खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट होते हैं। उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन होता है, फैट होता है। सो दीज कॉम्प्लेक्स फूड component हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म्स बिफोर द बॉडी कैन यूज दैम। बट हाउ डज दिस प्रोसेस हैपन? तो ये जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है, इनको हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए, कि वो हमारे को ताकत दें, उसके लिए उन्हें छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटना ज़रूरी है। अब वो कैसे होता है, ये प्रोसेस कैसे होता है, तो इसके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। तो चलो एक बार ह्यूमन बींग्स का डाइजेस्टिव सिस्टम देखते हैं। हम माउथ से शुरू करते हैं खाना खाना। ये माउथ दिख रहा है आपको? यहीं से हमारा डाइजेशन का प्रोसेस बेटा स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम खाना खाते हैं और उसको च्यू करते हैं, दांतों से च्यू करते हैं ना, तोड़ते हैं, तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में वहीं डिवाइड हो जाता है। और फिर ये नीचे आता है हमारा ईसोफेगस में। ये जो आपको लंबा सा पाइप दिख रहा है, इसे ईसोफेगस कहते हैं, या फिर इसे फूड पाइप भी बोला जाता है। फिर ये फूड पाइप जो है, ये आया नीचे, और यहाँ पे आपका लीवर है। उसके बाद ये आपका फूड पाइप जो कनेक्ट होता है वो बेटा स्टमक से होता है। स्टमक में आपका खाना जाता है, यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती हैं बहुत सारी, डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस किया जाता है, और जिससे हमारा खाना फर्दर कॉम्प्लेक्स पार्टिकल से छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट आपको दिख रही है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर रेक्टम, और फिर एनस, और हम इसके थ्रू अपना वेस्ट प्रोडक्ट निकाल देते हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम हो गया ना आपका, माउथ से लेके एनस तक, इसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ये पूरी जो
केनाल हो गई, यहाँ पे हमारा डाइजेस्टिव प्रोसेस शुरू होता है और फिर ख़त्म हो जाता है। माउथ से स्टार्ट होके एनस तक ख़त्म हो जाता है। तो ये हमारा एलिमेंट्री केनाल है और इसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं। हर पार्ट में अलग अलग डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो हम डिटेल में पढ़ेंगे। उन जूसेस की वजह से वो फूड जो है हमारा छोटे से छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होता रहता है और फिर हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी मम्मी सब्ज़ी बाज़ार से लेकर आती है, उसको वॉश करती है, कट करती है, उसको पकाती है, फिर आपकी प्लेट में वो खाने के लिए आता है। तो डायरेक्ट आपने कच्ची सब्ज़ी नहीं खाई ना, क्योंकि वो आप खा ही नहीं सकते, एब्जॉर्ब ही नहीं हो सकती आपकी बॉडी में, डाइजेस्ट ही नहीं होगी आपको। तो इसी तरीके से जो खाना हम खाते हैं वो भी एब्जॉर्ब होने के लिए उसको वेरियस प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है। Breaking down of complex food component into simpler form occur in the long tube called the alimentary canal. अभी हमने देखा पूरी alimentary canal कहते हैं उसको। This process start in the mouth and end at the anus. Mouth से start होके anus तक finish हो जाता है। As food moves through this canal, digestive juices secreted at different parts break it into simpler forms. तो हर पार्ट में अलग अलग डाइजेस्टिव जूसेस और एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि उस फूड को तोड़ते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। दिस सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल एंड ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू कैरी आउट वेरियस फंक्शन। तो ये जो सिंपलर फॉर्म में हमारा फूड कन्वर्ट हो गया, अब ये अलग अलग बॉडी पार्ट्स में जाके ट्रांसपोर्ट किया जाता है और हमें एनर्जी मिलती है। नाउ वी विल रीड अबाउट न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, ये फूड पार्टिकल्स हमें पता लग गया कि हमने खाना खाया, वो सिंपलर पार्ट्स में डिवाइड हो गया, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और तब हमें एनर्जी मिली। लेकिन ये सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ कैसे? क्या अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग चीज़ें हैं जिससे सिंपलर पार्टिकल्स में डिवाइड हो रहा है, या फिर सब लोगों में, सब एनिमल्स में एक ही तरीके का प्रोसेस रहता है? सो हाउ डू कॉम्प्लेक्स फूड कॉम्पोनेंट गेट ब्रोकन down into simpler forms and used by the body in various animal? Is this the process same in all the animal or it vary? Let us first try to understand this process in human. तो सबसे पहले हम human beings में देखेंगे कि ये process कैसे चलता है। Digestion in human beings. Let us trace the journey of food inside our body as it passes through different parts of the alimentary canal. तो अब हम देखेंगे कि ह्यूमन बीइंग में ये जर्नी कैसे चलती है, फूड की जर्नी। बिगनिंग विद द माउथ कैविटी। माउथ कैविटी मतलब जो जहाँ से आप खाना खाते हो, आपका मुंह, जिसके अंदर आपके दांत हैं, टंग है। द जर्नी ऑफ द फूड यू ईट बिगिन व्हेन इट एंटर योर माउथ। योर टीथ ब्रेक डाउन द फूड यू ईट इनटू स्मॉलर पीसेस बाय द प्रोसेस ऑफ क्रशिंग एंड च्यूइंग। तो आपका जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो आपके मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। आपके जो दांत है वो जो खाना आप खाते हो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड करता है, तोड़ता है, क्रश करता है, च्यू करता है। This process of initial breakdown of food into fine particle is called mechanical digestion. तो इसमें इसको मैकेनिकल बोलते हैं। मैकेनिकल क्यों बोलते हैं? जैसे आप मशीन के अंदर, मिक्सी के अंदर अगर आप कुछ ग्राइंड करते हो तो वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, उसके अंदर अभी कोई ऐसा डाइजेस्टिव जूसेस नहीं आए, राइट? कोई इंजाइम्स वगैरह उस पर काम नहीं कर रही, सिर्फ नॉर्मल क्रश कर दिया आपने, तो मैकेनिकल काम हो गया। अब देखो, ऐसा नहीं है कि माउथ में खाली मैकेनिकल डाइजेशन हो रहा है। मैकेनिकल डाइजेशन सिर्फ उस पार्ट को बोला है जिसमें आप च्यू कर रहे हो, फूड को तोड़ रहे हो और खाना खा रहे हो, ऐसे च्यू और क्रश करके। अब इसके अंदर जब आपका सलाइवा ऐड हो जाता है, सलाइवा मतलब जो, जैसे आपने कोई भी टेस्टी खाने की सोचते हो तो आपके मुंह में पानी भर आता है, राइट? वो पानी क्या होता है? वो पानी होता है आपका सलाइवा। एक तरह से आप थूक समझ लो, ठीक है? तो वो जो सलाइवा होता है उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं जो कि उस खाने पे वर्क करते हैं। उस लास्ट लाइन पढ़ रहे हैं। थिंक अबाउट द फेवरेट फूड, डज योर माउथ फील वाटरी? तो आपका फेवरेट फूड, जैसे आपने पिज़्ज़ा सोचा और पिज़्ज़ा सोचते ही आपके मुंह में पानी भर आया, तो पानी कहाँ से आया? दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ मोर सलाइवा डैट गेट रिलीज व्हेन यू रिकॉल योर फेवरेट फूड। तो आपके दिमाग में फीड है कि पिज़्ज़ा जो होता है वो बहुत यमी होता है, बहुत टेस्टी होता है, तो जैसे ही आप पिज़्ज़ा को याद करते हो ना तो आपके मुँह में पानी भर आता है। मेरे भी आ रहा है। तो उसे सलाइवा की वजह से होता है, वो सलाइवा इकट्ठा हो जाता है। What do you think is the role of saliva in your mouth? What do you feel when you eat other type of food such as chapati? Let us find out. तो इस सलाइवा का क्या काम है हमारे डाइजेशन में? Take a small piece of chapati or a bite-sized portion of boiled rice and chew it properly for 30 to 60 सेकेंड। तो आप छोटा सा कोई रोटी का टुकड़ा ले लो या फिर आप राइस ले लो, जो भी आप खाते हो, और उसको 30 से 60 सेकेंड, 1 मिनट तक चबाओ। At first, the chapati or rice has its usual taste, but as you continue chewing, do you notice any change in taste? The food begins to taste sweet.
हैव यू एवर वंडर्ड वाई दिस हैपन? अब आप जब भी कुछ खाओगे ना तो पहले आप उसे च्यू करना, फिर धीरे धीरे आपको समझ में आएगा जब आप च्यू करते जाओगे कि उसके टेस्ट में चेंज आ रहा है, वो थोड़ा स्वीट लग रहा है। ऐसा क्यों होता है? जो चपाती या राइस होता है उसके अंदर स्टार्च होता है विच इज़ अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। आर सलाइवा कंटेन डाइजेस्टिव जूस डेट हेल्प टू ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। तो हमारा जो सलाइवा होता है जो उस फूड के साथ जाके मिक्स हो जाता है उसके अंदर डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, ठीक, जो कि उस स्टार्च को ब्रेक करते हैं और उसको शुगर में कन्वर्ट करते हैं, इसीलिए वो आपको थोड़ा सा स्वीट टेस्ट लगता है। This explains why starchy food like chapati tastes sweet when you chew it for a long time. Saliva help to break down components of food into simpler ones. तब आप देख रहे हो जो आपका डाइजेशन का प्रोसेस है वो आपके माउथ से ही स्टार्ट हो गया है। पहले आपका मैकेनिकल डाइजेशन हुआ जो आपने च्यू और क्रश किया फूड को, उसके बाद धीरे धीरे वो आपके सलाइवा के साथ मिक्स हुआ जहाँ पे डाइजेस्टिव जूस के साथ फूड डाइजेस्टिव जूसेस ने फूड के ऊपर एक्ट किया और उसको सिंपलर पार्टिकल्स में डिवाइड कर दिया। अब जो आपका स्टार्च कंटेनिंग फूड है उसको उन्होंने डिवाइड करके शुगर में कन्वर्ट किया, इसलिए आपको वो खाना थोड़ा सा स्वीट टेस्ट करता है थोड़ी देर के बाद ना। सोसाइटी एंड साइंस। A healthy mouth requires good oral hygiene. We should brush our teeth and clean our tongue twice a day and rinse your mouth with water after each meal to prevent the tooth decay and bad smell in the mouth. अब आपने देखा कि जो डाइजेशन का प्रोसेस है, जो आप खाना खा रहे हो वो आपके माउथ से ही स्टार्ट होगा। अगर आपका माउथ साफ़ नहीं होगा तो आप जितने भी कीटाणु होंगे वो आपकी बॉडी के अंदर चले जाएंगे। इसीलिए क्या बोलते हैं, हमेशा अपने टीथ को ब्रश करो, अपनी टंग को साफ़ करो 2 बार, और हर जब भी आप खाना खा लेते हो तो उसके बाद मुंह रिंस करो, कुल्ला ज़रूर करो पानी से, ताकि आपके दांतों के अंदर खाना ना फंसा रहे और वो ना सड़े, टू डीके नहीं हो। बैड स्मेल भी नहीं आएगी अगर आप माउथ को क्लीन रखेंगे। फाइंड आउट द वेज योर एल्डर वर मेंटेनिंग ओरल हाइजीन। तो जो पुराने लोग होते थे वो क्या करते थे, उनके पास तब टूथब्रश या पेस्ट नहीं होता था, वो लोग नीम के दातुन करते थे, है ना। चलो अब हम एक एक्टिविटी करेंगे 9.1। लेट अस इन्वेस्टिगेट। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स एंड लेबल देम इन ए एंड बी। 2 टेस्ट ट्यूब ले लो, एक पे ए लिखो दूसरे पे बी। टेक 1 टीस्पून full of boiled rice in the test tube A and teaspoon of boiled rice after chewing it for 30 to 60 सेकेंड in test tube B। अब एक में तो आप जैसे राइस आपकी प्लेट में रखे हैं वही डाल दो टेस्ट ट्यूब ए में, टेस्ट ट्यूब बी में उस राइस को च्यू करके फिर आप उस टेस्ट ट्यूब में डालोगे, ठीक है। Add 3 to 4 ml ऑफ वाटर इन बोथ द टेस्ट ट्यूब। अब दोनों टेस्ट ट्यूब में 3 to 4 ml वाटर डाल दो, पानी डाल दो। नोट द इनिशियल कलर ऑफ द राइस वाटर मिक्सचर इन टेबल 9.1। Now add 3 to 4 drop of iodine solution into each test tube with the help of dropper. Mix the content of each test tube separately and observe. अभी आपने पानी मिला दिया दोनों टेस्ट ट्यूब में, इसके बाद आप इसके अंदर आयोडीन सॉल्यूशन डालोगे, ठीक। अब उसको आपको कलर को नोटिस करना है कि क्या चेंज आता है। तो देखो जो हमारी टेस्ट ट्यूब ए थी जिसके अंदर हमने बॉइल्ड राइस डाला था उसके अंदर स्टार्च है। आयोडीन क्या करता है, वो स्टार्च के साथ रिएक्शन करके ब्लू ब्लैक कलर देता है। तो टेस्ट ट्यूब ए में कलर जो हो जाएगा वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा। लेकिन वहीं टेस्ट ट्यूब बी जिसके अंदर आपने च्यू करके राइस को रखा है, अब जब आप उसमें बहुत लाइट कलर चेंज होगा, बहुत लाइट ब्लू ब्लैक होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट नहीं है और वो स्टार्च ब्रेक डाउन हो गया सिंपलर शुगर्स में। अभी हमने पढ़ा था कि जब हम उसको च्यू करते हैं फूड को तो वो सलाइवा के साथ मिक्स होकर उसको ब्रेक डाउन कर देता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, जो कि शुगर पार्टिकल्स होते हैं। अब क्योंकि वो शुगर में कन्वर्ट हो चुका है इसलिए उसके अंदर ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा, उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। Did you observe that color of the boiled rice turned blue-black in test tube A, while in test tube B, chewed boiled rice either did not change the color or turned very light blue-black color? समझ में आ गया अब आपको? Now what causes the change of the color in the test tube A? क्योंकि उसके अंदर starch present है। In grade 6 we learned that iodine give blue-black color when it react with the starch. तो स्टार्च के साथ रिएक्ट करने पे आयोडीन जो है वो ब्लू ब्लैक कलर दे देता है। सो इन टेस्ट ट्यूब ए द अपीयरेंस ऑफ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। इन टेस्ट ट्यूब बी विच कंटेन च्यूड बॉइल्ड राइस, if there is no change in the color it indicate that starch is no longer present. If there is only a slight change in the color it indicates that starch is present only in very small amount. So it has been broken down into simpler sugar by the action of the saliva. ये मैंने आपको पूरा समझा दिया। सलाइवा ने उसको सिंपलर शुगर्स में कन्वर्ट कर दिया, इसीलिए उसका जो कलर है वो चेंज नहीं हुआ।
If the color still appear in the test tube B, what changes would you make in the activity to explore it further? अगर अभी भी कलर बी में जो टेस्ट ट्यूब बी आपका जिसमें आपने च्यू करके रखा है खाने को, वो उसमें कलर चेंज हो रहा है, अभी भी वो ब्लू ब्लैक हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो? तो पहले देखो कि ब्लू ब्लैक होने का कारण क्या है। कारण है स्टार्च। इसका मतलब वो जो स्टार्च है अभी भी उसके अंदर प्रेजेंट है। अब स्टार्च रिमूव कैसे हो रहा है? जब हम उसको च्यू करते जा रहे हैं तो सलाइवा जो है हमारा वो उस स्टार्च को सिंपलर पार्टिकल डेट इज शुगर में कन्वर्ट करता है। तो जितना ज़्यादा च्यू करोगे उतना ज़्यादा वो शुगर पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे एक और टेस्ट ट्यूब लोगे और च्यू ज़्यादा करके उस फूड को उसमें डालोगे, तब आप आयोडीन डालोगे तो उसके अंदर ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा। Now we know that saliva secretion in the mouth help to break down the starch into sugar. बिल्कुल सही है, सलाइवा से स्टार्च जो है वो ब्रेक हो जाता है शुगर में। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स फूड कॉम्पोनेंट इनटू सिंपलर फॉर्म इन द बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन। तो डाइजेशन बेसिकली यही है, जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम कहते हैं डाइजेशन। Food is partially digested in the mouth. Let us learn how this partially digested food get further digested through the alimentary canal. अब माउथ के अंदर डाइजेशन जो है वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, लेकिन एलिमेंट्री कैनाल पूरा आते आते वो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं वो अब हम पढ़ेंगे। When you chew your food, your saliva not only help in digesting the starch but also moisten it, making it soft and easy to swallow. तो अब आप जब खाना खाते हो तो सलाइवा डाइजेशन में तो डेफिनेटली वो हेल्प कर रहा है, लेकिन एक और चीज़ में हेल्प कर रहा है, आप इजीली उस फूड को स्वॉलो कर सकते हो, निगल सकते हो, क्योंकि वो सॉफ्ट हो जाता है। अगर आप ऐसे ही मान लो कुछ भी अपनी बाइट रखो मुंह में और उसको निगलने की कोशिश करो तो वो नहीं जाएगी, राइट? तो वो सलाइवा उसको सॉफ्ट बनाता है और वो आपको स्वॉलो करने में फूड ईजी होता है। Your tongue helps in mixing the chewed food with the saliva and pushing the softened food into the esophagus. तो अब आपकी जो टंग है वो भी हेल्प कर रही है, वो फूड को मिक्स करने में हेल्प कर रही है सलाइवा के साथ, और उसके बाद फिर वो निगलने में हेल्प करता है। तो अब ये डायग्राम देखो, ये आपका फूड पाइप या फिर ईसोफेगस का डायग्राम है, जहाँ पे आपने खाना खाया और फिर वो कहाँ गया, वो एक पाइप में चला गया। अब इस पाइप में अगर आप कोई भी चीज़ किसी भी पाइप में डालते हो तो क्या वो अपने आप नीचे मूव कर जाती है? नहीं करती। अगर आप स्ट्रॉ से भी सक करते हो तो आपको सक करना पड़ता है उसको, तब आपके पास कोल्ड ड्रिंक आती है। अगर आप ऐसी कोई पाइप रखेंगे जो पतला होगा, उसके अंदर आप फूड डाल दोगे तो वो नीचे नहीं जाएगा, उसके लिए कुछ हमें मूवमेंट चाहिए उस पाइप के अंदर। तो ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर जो पाइप है इसके अंदर मूवमेंट होती है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है। देखो यहाँ पे मूवमेंट हो रही है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब अंदर की तरफ दबाता है वो, उसके बाद रिलैक्स मतलब फिर से खुल जाता है। तो जब वो अंदर की तरफ फूड को दबाता है तो वो नीचे चला जाता है फूड, फिर वो वहाँ जाके रिलैक्स हो जाता है, उसके बाद फिर वो दोबारा पुश करता है फूड को, फिर से वो नीचे आता है फूड। इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से फूड आपका फूड पाइप से होता हुआ स्टमक के अंदर चला जाता है, और इसी फूड पाइप को हम क्या कहते हैं? ईसोफेगस या फिर फूड पाइप, दोनों आप कह सकते हैं। ईसोफेगस की स्पेलिंग कर लेना, ईसोफेगस काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके फूड को माउथ से स्टमक तक पहुंचाता है। The walls of the food pipe gently contract and relax in a wave-like motion to push the food down into the stomach. तो इस प्रोसेस से आपका फूड स्टमक तक पहुंचता है। This movement takes place throughout the alimentary canal and pushes the food forward. तो ये पूरी alimentary canal में इसी तरीके से फूड आगे आगे जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है। अब स्टमक में पहुंच गया। स्टमक में क्या होगा? स्टमक में जाके फूड जो है वो और मिक्स होता है। स्टमक की भी वॉल जो होती हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं, तो फर्दर फूड को चर्न करती हैं। वो चर्न मतलब घुमाती हैं। द चर्न फूड इज देन मिक्सड विद द सिक्रीशन फ्रॉम द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। अब स्टमक के अंदर भी, जो स्टमक की इनर लाइनिंग मतलब जो अंदर वाली उसकी परत होती है, उसके अंदर से डाइजेस्टिव जूसेस, एंजाइम्स, ये सब निकलता है जो कि फूड को फर्दर ब्रेक करता है स्मॉलर पार्टिकल्स में और हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। द सिक्रीशन फ्रॉम द स्टमक कंटेन डाइजेस्टिव जूस, एसिड एंड म्यूकस। तो कोई कहेगा कि स्टमक से क्या क्या चीज़ें निकलती हैं, तो आप ये तीनों चीज़ें बताएंगे। एक तो डाइजेस्टिव जूस, एसिड और म्यूकस, और ये सब फूड के ऊपर एक्ट करते हैं और उसको स्मॉलर पार्टिकल्स में डिवाइड कर देते हैं, तोड़ देते हैं। ये देखो यहाँ पे स्टमक का डायग्राम है। इसमें जो इनर लाइनिंग है ना, इसके अंदर वाली जो ऑरेंज कलर की नज़र आ रही है, उसके अंदर से आपका डाइजेस्टिव जूस निकलता है, एसिड और म्यूकस निकलता है, और वो हमारे फूड पार्टिकल्स को स्मॉलर पार्टिकल्स में और डिवाइड कर देता है। The digestive juice of the stomach break down the protein present in the food into simpler components. तो हमारे माउथ में कौन सा कंपोनेंट होता है? स्टार्च जो था वो कन्वर्ट हुआ था शुगर में। अब जो प्रोटीन पार्ट है हमारे फूड का, वो हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है उसका स्टमक के अंदर। द एसिड नॉट ओनली हेल्प टू ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स बट ऑल्सो किल मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया। अब जो एसिड है वो किस काम आता है?
हमारे बॉडी के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर जो हार्मफुल बैक्टीरिया अगर हमारे बॉडी में आ गया है खाने के साथ तो वो उसे मार देता है। द म्यूकस प्रोटेक्ट द स्टमक लाइनिंग फ्रॉम द एसिड प्रिवेंटिंग द डैमेज। अब 3 चीज़ें हुई थी ना, एक तो आपका डाइजेस्टिव जूस जो कि प्रोटीन्स पे एक्ट किया और उसको सिंपलर कंपोनेंट्स में डिवाइड किया। दूसरी चीज़ थी एसिड, जिसने प्रोटेक्ट किया हार्मफुल बैक्टीरिया को मारकर, हमारे को प्रोटेक्ट किया हमारी बॉडी को। तीसरी चीज़ म्यूकस। म्यूकस क्या होता है? आप स्लाइमी सा कुछ चीज़ समझ लो, अपनी कोई जेल समझ लो, जेल होता है ना, वो भी म्यूकस टाइप होता है। तो वो जो जेल है वो हमारी स्टमक के लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। उसके ऊपर जेल लगा दिया तो अब जो भी एसिड है, अब एसिड हमारी स्टमक को तो बेटा नुकसान पहुंचा सकता है ना, तो हमें एसिडिटी हुई होती है, तो वो म्यूकस लाइनिंग जो होती है वो उस एसिड को प्रोटेक्ट करती है, उस एसिड को स्टमक पे जाने से रोकती है ताकि हमारी स्टमक को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। In the stomach, the food is partially digested and transformed into semi-liquid mass, preparing it for next stage for digestion. अब स्टमक में कहाँ तक डाइजेशन पहुँचा हमारा? जो हमारा पार्शली डाइजेस्टेड फूड था, ऊपर से होके नीचे तक आया था, वो सेमी लिक्विड बन जाता है। ठीक है, ऊपर पहले वो सॉलिड ही था, अब वो सेमी लिक्विड बन गया। अब नेक्स्ट स्टेज ऑफ डाइजेशन आएगी। अब स्टमक के बाद हमारा फूड कहाँ जाने वाला है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन उससे पहले हम एक फैसिनेटिंग फैक्ट पढ़ते हैं। हाउ डिड द साइंटिस्ट लर्न अबाउट द डाइजेशन इन द ह्यूमन बॉडी? साइंटिस्ट को कैसे पता लगा कि ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन कैसे होता है? द डिस्कवरी ऑफ हाउ द स्टमक वर्क हैपन बाय चांस। ओके, स्टमक कैसे काम करती है वो बाय चांस ही हुआ। काफ़ी सारी डिस्कवरीज आप देखेंगे बच्चों जो साइंस में होती है वो बाय चांस हो जाती है, कर वो कुछ और रहे होते हैं, डिस्कवर कुछ और हो जाता है। In 1822, a man named Alexis Saint Martin was accidentally shot in the stomach. उनको गोली लग गई स्टमक पे। He was treated by Dr. William Beaumont. However, his wound never fully healed, leaving a small permanent hole. लेकिन उनका वूंड, जो उनका घाव था वो भरा नहीं और उसके अंदर एक होल रह गया परमानेंटली। This opening allowed Dr. Beaumont to observe digestion in the stomach as it happened. अब उस होल से ना वो जो डॉक्टर थे उनको दिखने लग गया कि स्टमक में डाइजेशन होता कैसे है। He conducted experiments on how different food were broken down and studied how emotion affect the digestion. तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी, अलग अलग फूड देखा, किस तरीके से वो कौन से पार्टिकल्स ब्रेक डाउन हो रहे हैं और कैसे हो रहे हैं। और उन्होंने इमोशंस का भी फ़र्क देखा कि अगर आप स्ट्रेस्ड होते हैं तो फूड कैसे डाइजेस्ट होता है, अगर आप हैप्पी होते हैं तो फूड कैसे डाइजेस्ट होता है। इस चीज़ का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। आपने देखा होगा अगर आप स्ट्रेस लेते हो या परेशान होते हो या आपके एग्ज़ाम टाइम होता है तो आपको ज़्यादा खाना खाने का मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि आपका फूड पहले वाला ही डाइजेस्ट नहीं हुआ होता और आपका मन ही नहीं करता कि आप फर्दर खाना खाओ। अब हमारा फूड पहुंच गया बेटा स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो आपको पता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है और एक लार्ज इंटेस्टाइन होती है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो एक्चुअली लंबी होती है और लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो छोटी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ते हैं पहले। आफ्टर इट्स जर्नी थ्रू द स्टमक द पार्शली डाइजेस्टेड फूड मूव्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। लुक एट द फिगर 9.4। इट इज़ अ स्केच ऑफ स्ट्रेच्ड आउट एलिमेंट्री कैनाल। अभी आपको दिखाऊंगी मैं आगे फिगर। Guess how long it is. You will be surprised that although it is called small intestine, it is almost 6 meters long, at least almost twice the height of your classroom. 6 मीटर समझते हो बेटा कितना लंबा होता है? आपकी जो क्लासरूम है ना, जितनी उसकी हाइट है उतना डबल कर लो, इतनी लंबी आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। सोचो। You will be surprised to know that the small intestine is the longest part of the alimentary canal. तो longest part है आपके alimentary canal का वो small intestine ही है। बाकी सब तो आपने देखे, ईसोफेगस भी छोटा सा ही पाइप है, उसके बाद आपका ये स्टमक आ गया वो भी छोटू सा है, सैक लाइक होता है, बोरी जैसा छोटा सा। अब आपका है स्मॉल इंटेस्टाइन, उसकी लेंथ आपसे पूछ सकते हैं, 6 मीटर लॉन्ग याद रखना। और ये बड़ी होती है, सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट जो आपकी बॉडी का, पूरी बॉडी का, वो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। The small intestine receives digestive secretion from 3 sources: the inner lining of the small intestine itself and the 2 more structures associated with the alimentary canal. अब जो खाना है आपका वो कहाँ पहुँच गया? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फर्दर डाइजेशन होगा। अब स्टमक से हमारा कैसा फूड आया था? सेमी लिक्विड सा था, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसकी जो अंदर वाली लाइनिंग है वहाँ से तो डाइजेस्टिव जूस निकलते ही हैं, बाकी इसको 2 और जगहों से डाइजेस्टिव जूसेस आते हैं। और दूसरा आपका लीवर, तीसरा आपका पेनक्रियाज, यहाँ से भी आपको जो है डाइजेस्टिव जूसेस मिलते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को आप ये याद रखो, एक तो उसकी अपनी लाइनिंग खुद है जहाँ से उसे डाइजेस्टिव जूस मिलता है, और बाकी लीवर और पेनक्रियाज भी उसको देते हैं ताकि फूड और फर्दर डाइजेस्ट हो सके। अच्छा, अब ये लीवर और पेनक्रियाज कौन सा जूस निकालते हैं और कैसे देते हैं? द लीवर secrete bile which is mildly basic in nature.
Recall the neutralization reaction in the chapter exploring substances acidic, basic and neutral. Bile neutralizes the acid present in the food moving down from the stomach and breaks down fats into tiny droplets, making the digestion easier. अब इसे समझते हैं बच्चों। जो लीवर है वो क्या सिक्रीट करता है? बाइल जूस। नाम रखना, याद रखना, लीवर से आपका बाइल जूस सिक्रीट होता है। ये किसके ऊपर एक्ट करता है? सबसे पहली बात, ये बेसिक इन नेचर होता है। अभी हमने देखा था स्टमक के अंदर एसिड क्रिएट होता है। अब वो अगर एसिड सोचो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया तो हमारी इंटेस्टाइन डैमेज हो सकती है, उसकी लाइनिंग ख़राब हो सकती है। तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ से बेसिक डाइजेस्टिव जूस जो है वो निकलता है ताकि वो न्यूट्रल हो जाए। न्यूट्रल मतलब जैसे पानी हो जाता है, राइट? पानी ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, तो पानी न्यूट्रल होता है। तो वो जूस जो है वो आपके एसिडिक खाने को न्यूट्रलाइज कर देता है, पहली बात। दूसरा, वो फैट्स के ऊपर वर्क करता है, ठीक है? जो फैट होता है हमारे खाने में, प्रोटीन तो डाइजेस्ट हो गया आपका स्टमक में, स्टार्च डाइजेस्ट हो गया आपका माउथ में, अब फैट आया। फैट की बारी जो है वो लीवर से जो बाइल जूस निकलता है वहाँ पे फैट डाइजेस्ट होता है। ये याद रखना, कहाँ पे कौन सी चीज़ डाइजेस्ट होती है, इंपॉर्टेंट है ये। चलो अब आपको डायग्राम दिखाती हूँ। उस सबसे ऊपर आपको माउथ दिख रहा है, उसके बाद आपका पाइप जैसा स्ट्रक्चर है जो कि ईसोफेगस है, फिर ये पाइप गया आपके स्टमक के अंदर। ये स्टमक से जो नीचे की तरफ जा रही है ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है। देखो इन्होंने खोल के दिखाई है आपको कि कितनी लंबी है स्मॉल इंटेस्टाइन। जो आपका पेनक्रियाज होता है वो लेफ्ट साइड पे होता है एब्डोमेन में, और लेफ्ट साइड ऑफ स्टमक पे, और जो आपका लीवर है वो राइट साइड ऑफ द स्टमक में प्रेजेंट होता है। अभी आपको स्मॉल इंटेस्टाइन दिख रही है, जब फूड इसके अंदर चला जाता है तो उसको लीवर से भी बाइल जूस मिलता है और पेनक्रियाज से भी उसको डाइजेस्टिव जूस मिलता है, जिसकी जो फर्दर हेल्प करते हैं डाइजेशन में। अब पेनक्रियाज क्या करता है? लीवर का तो हमें पता लग गया, बाइल जूस सिक्रीट करता है जो फैट के ऊपर एक्ट करता है। अब पेनक्रियाज क्या करता है? इट सिक्रीट पेनक्रियाटिक जूस विच इज़ ऑल्सो बेसिक इन नेचर एंड हेल्प टू न्यूट्रलाइज द एसिड प्रेजेंट इन द फूड। तो पेनक्रियाज भी पेनक्रियाटिक जूस निकालता है और वो भी बेसिक इन नेचर होता है ताकि जो एसिड आ रहा है ऊपर से वो उसको न्यूट्रलाइज कर सके। एडिशनली पेनक्रियाटिक जूस ऑल्सो ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट। अब जो पेनक्रियाटिक जूस है वो 3 चीज़ों पे एक्ट कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट पे एक्ट कर रहा है, प्रोटीन पे और फैट पे एक्ट कर रहा है। द डाइजेस्टिव जूस सिक्रेटेड बाय द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन फर्दर ब्रेक्स डाउन द फैट, प्रोटीन एंड पार्शली डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट इनटू सिंपलर फॉर्म। तो यहाँ पे आप देख रहे हो तीनों चीज़ें जो हैं, चारों चीज़ें वो डाइजेस्ट हो रही हैं। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग है वो किसके ऊपर एक्ट कर रही है? वो फैट पे, प्रोटीन पे, और जो कार्बोहाइड्रेट बच जाते हैं, जो अभी लीवर वाले जो बाइल जूस निकला, पेनक्रियाटिक जूस निकला, उसके बाद भी अगर कार्बोहाइड्रेट बच गए तो उसके ऊपर वो एक्ट करता है और उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ये देखो जो हमारा डायग्राम है 9.5, इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, किस तरीके की इसकी लाइनिंग दिखती है, कैसे ये सेल्स हैं इसके। अब देखो ये सारे प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, ये न्यूट्रिएंट्स बन गए। अब जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन से ही ब्लड में जाते हैं। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है उसके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं और वो ब्लड वेसल्स के थ्रू न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं और हमको एनर्जी मिल जाती है। अब आपसे अगर कोई एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन पूछेगा तो आप लिखोगे जो द डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स पास फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड प्रेजेंट इन द ब्लड वेसल फाउंड इन द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। सो एब्जॉर्प्शन पे शॉर्ट नोट आएगा तो आप लिखिए एब्जॉर्प्शन इन डाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच डाइजेस्टेड फूड न्यूट्रिएंट्स पास फ्रॉम द इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड। और एब्जॉर्प्शन मेनली अकर्स थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन। द इनर लाइनिंग हैज़ विलाई, टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अभी हमने पीछे डायग्राम देखा था, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर लाइनिंग है उसमें कैसे लंबे लंबे स्ट्रक्चर थे, हेयर लाइक, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर थे। विलाई इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन। तो विलाई से क्या होता है? सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है और एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो जाता है। न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, विटामिन, मिनरल्स, दे आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो है ब्लड स्ट्रीम में जाके एब्जॉर्ब हो जाते हैं। वाटर इज एब्जॉर्ब मेनली इन द लार्ज इंटेस्टाइन। तो अभी भी जो आपका फूड है वो लिक्विड फॉर्म में ही रहता है और जो उसमें से वाटर है वो ज़्यादातर आपका लार्ज इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है और फिर जो वेस्ट मटेरियल होता है वो आपका रेक्टम के थ्रू बाहर आ जाता है। हाउ दीज न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी हमने बताया वो विलाई लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके अंदर, जिससे सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है और एब्जॉर्प्शन में हेल्प मिलती है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज थिन and has thousands of finger-like projections that increase the surface area for the efficient nutrient absorption। समझ आ गया? चलो अब आगे चलते हैं।
अब पढ़ते हैं साइंस एंड सोसाइटी। इसमें आपकी आई सीलियाक डिजीज़। अब देखो सीलियाक डिजीज़ पता है क्या होती है, कुछ लोग आपने देखा होगा वो कहते हैं हमें ना वीट नहीं खाते, हम बार्ले वगैरह सब नहीं खा सकते, हमें ग्लूटेन एलर्जी है। तो फूड जैसे वीट, बार्ले, राई, इनके अंदर ग्लूटेन होता है और ग्लूटेन एक तरह का प्रोटीन होता है। अब किसी लोगों को इससे एलर्जी होती है। अब इस एलर्जी कंडीशन में होता क्या है, अगर वो लोग ये इसे खा लेते हैं तो जो आपकी इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसकी जो इनर लाइनिंग है, जो जिसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जो एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये वाला खाना खाने से वो इनर लाइनिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसकी वजह से जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते और स्मॉल इंटेस्टाइन अपना फंक्शन नहीं कर पाती। इसलिए उनको एलर्जिक रिएक्शन होते हैं, उनके डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो जाती है और उन लोगों को डॉक्टर बोलता है कि आपको ग्लूटेन वाला खाना नहीं खाना है। तो ये कंडीशन होती है। सीलियाक डिजीज इज अ कंडीशन इन विच द बॉडी रिएक्ट्स टू ग्लूटेन, अ प्रोटीन फाउंड इन व्हीट, बार्ले एंड राई. दिस रिएक्शन डैमेज द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन where nutrients are absorbed. As a result, the intestine cannot function properly. तो intestine अपना function नहीं कर पाती. The only way to manage celiac disease is to avoid the food that contain gluten. तो इस डिजीज़ को मैनेज करने का केवल एक तरीका है, जिस चीज़ में ग्लूटेन है वो आप नहीं खाएंगे. Millets like ज्वार, बाजरा एंड रागी आर गुड ऑल्टरनेटिव बिकॉज दे आर नेचुरली ग्लूटेन फ्री. तो उन लोगों को क्या खाना होता है, अब वीट नहीं खाएंगे, रोटी नहीं खा सकते, तो वो ज्वार, बाजरा और रागी, ये वाले जो आपके सीरियल्स हैं ये सब खाते हैं वो लोग, क्योंकि इनके अंदर ग्लूटेन नहीं होता. अब हम बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन की. आपने फूड की जर्नी देखी, माउथ से स्टार्ट हुआ ईसोफेगस, ईसोफेगस से गया स्टमक में, स्टमक से आया स्मॉल इंटेस्टाइन में, अब फूड जा रहा है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में. लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है बेटा, यहाँ पे पानी एब्जॉर्ब हो जाता है जितना भी फूड में प्रेजेंट होता है. आफ्टर मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स आर डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, व्हाट हैपन टू द अनडाइजेस्टेड फूड. अब जितना न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करना था, जितने फूड को सिंपलर पार्टिकल में तोड़ना था, वो सब स्मॉल इंटेस्टाइन तक ऑलमोस्ट प्रोसीजर कंप्लीट हो गया. न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्लड स्ट्रीम में चले गए, जो मेन काम था. अब जो अनडाइजेस्टेड फूड हो गया, जो फूड रह गया, बच गया, उसका क्या होगा. इट मूव्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. ये वाला खाना अब आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है. द लार्ज इंटेस्टाइन इज अबाउट 1.5 मीटर्स इन लेंथ. इसकी लेंथ कितनी है, 1.5. आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की कितनी थी, 6 मीटर्स. दिस इज शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन. देन वाई इट इज कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन. द रीज़न इज, अच्छा अब इसको लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं जब ये छोटी है, तो इसकी तो लेंथ छोटी है ना. तो रीज़न ये है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है ना वो चौड़ी होती है, लेकिन जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो पतली सी होती है. इसीलिए लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज कहते हैं, जबकि उसकी लेंथ फिर छोटी है. The large intestine absorb water and some salts from the undigested food, thus making it the waste as semi-solid. अब large intestine से में undigested food आ गया आपका, उसमें जितना भी पानी या salt वगैरह बचा वो large intestine ने food को absorb कर लिया. This semi-solid waste is called stool, और इसी semi-solid waste को हम stool कहते हैं. The stool is then stored in the lower part of the large intestine called the rectum. अब stool ये जो है आपका, ये थोड़ी देर के लिए जो large intestine होती है उसके नीचे ही एकदम rectum होता है, ठीक है. तो rectum के अंदर जाके store हो जाता है. Until the body is ready to get rid of it. Until की body अब मतलब rectum पूरा fill हो चुका है, क्या है, और अब body चाहती है कि ये waste material बाहर निकल जाए, तब तक वो rectum में store रहता है. Eating fiber-rich foods like fruit, vegetable and whole grain help the large intestine function properly by making the stool easier to pass. तो इसीलिए बोलते हैं कि हमें fiber-rich food, जिन लोगों को constipation रहती है, मीन्स कब्ज रहती है, जिनका स्टूल ठीक से पास नहीं होता है, तो उन्हें fiber-rich खाना खाना चाहिए. जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल हो गए, इसमें रेशे होते हैं. उससे जो आपका स्टूल है ना उसमें मांस आ जाता है, जिसकी वजह से, मांस मतलब उसमें थोड़ा सा वेट आ जाता है, जिसकी वजह से वो आराम से पास हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं वो. और इसके बाद फाइनली इट इज़ एक्सपेल्ड थ्रू द एनस, अ प्रोसेस कॉल्ड एज इजेशन. इजेशन क्या होता है, जिस प्रोसेस से जो स्टूल है वो रेक्टम से एनस में जाकर बाहर निकल जाता है, ठीक है, एनस के थ्रू वो बाहर चला जाता है. दिस इज़ हाउ योर बॉडी रिमूव द वेस्ट इट डज नॉट नीड, कीपिंग यूर हेल्दी. आपको हेल्दी रखती है और बॉडी जो वेस्ट मटेरियल आपका बाहर निकाल देती है. Isn't it fascinating how the digestive system works, absorbing nutrients from the food and eliminating waste? देखा आपने किस तरह से हमारा digestive system काम करता है. Now we will read about the fascinating facts. The large intestine contain various small living organisms such as bacteria that help in digestion. तो हमारी जो large intestine होती है उसके अंदर भी काफ़ी सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो हमें डाइजेशन में हेल्प करते हैं. They help in keeping our digestive system healthy.
दे ब्रेक डाउन द अनडाइजेस्टेड फूड स्पेशली फाइबर एंड प्रोड्यूस असेंशियल न्यूट्रिएंट्स। तो लार्ज इंटेस्टाइन में भी पानी एब्जॉर्ब तो होता ही है, और थोड़ा सा क्या रहता है, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको भी वो ब्रेक डाउन करते हैं फाइबर्स को, और अगर उसमें से भी कोई असेंशियल न्यूट्रिएंट है तो वो निकाल देते हैं। तो हमारी बॉडी का मैकेनिज्म इतना अच्छा है कि जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो तो बाहर चला जाएगा, लेकिन एक एक न्यूट्रिएंट चुन चुन के वो लोग हमारी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं। फाइबर रिच फूड एंड स्पेशली फर्मेंटेड फूड लाइक कर्ड, बटर मिल्क, कांजी, पिकल, गंडरक एंड पोइता भात, ये सब क्या होते हैं, फर्मेंटेड फूड होते हैं। दे आर गुड फॉर अ हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम एंड ओवरऑल वेलबींग। तो इनके अंदर गुड बैक्टीरिया होता है जो कि हमारी गट को हेल्दी रखता है। Now, science and society. The importance of digestion in maintaining good health has been recognized for centuries. The Chakra Samhita, an ancient Ayurvedic text, highlights the role of easily digestible food and the judicious use of spices like ginger, black pepper, and cumin to enhance digestion. तो जो चक्र संहिता है हमारा एक आयुर्वेदिक का टेक्स्ट है, आयुर्वेदिक की किताब है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि कौन से फूड जो है मतलब फूड को डाइजेस्ट करने के लिए क्या चीज़ों का हमको इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे अदरक हो गई, जिंजर क्या होती है, अदरक, ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च, क्यूमिन का मतलब जो आपका जीरा पाउडर, जीरा होता है उसको क्यूमिन सीड्स कहते हैं। तो ये सब डाइजेशन को इन्हांस करती है, डाइजेशन हमारा अच्छा हो जाता है इन्हें खाने से। Advances in science in the area of nutrition also emphasize eating meals at proper timing, practicing mindful eating, and avoiding overeating as a key factor in maintaining digestive health. तो हमें क्या, माइंडफुल ईटिंग मतलब ध्यान से खाना खाना चाहिए, कुछ भी कचरा वर नहीं खाना चाहिए। आजकल पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज ये सब खाते हैं, ये सब नहीं खाना चाहिए। ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए और टाइम से खाना खाना बहुत ज़रूरी है। लेट नाइट खाना नहीं खाना चाहिए। इन सब चीज़ों से हमारे डाइजेशन पे इफ़ेक्ट पड़ता है। अब हम पढ़ेंगे एनिमल्स का डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है। आपने ह्यूमन बींग्स का पढ़ा, तो एनिमल्स का जो होता है क्या वो ह्यूमन बींग्स की तरह होता है? नहीं, उनका अलग होता है। क्यों? क्योंकि एनिमल्स का फूड भी अलग होता है। अब हम तो घास नहीं खाते, अगर हम घास खा लेंगे तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसको पचा नहीं पाएगा और हम बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन वहीं अगर एनिमल्स को घास दे दिया जाए तो वो घास को पचा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन बींग से डिफरेंट होता है। तो हम ये डिफरेंस अब पढ़ेंगे आगे। डू ऑल द एनिमल डाइजेस्ट फूड द सेम वे एज द ह्यूमन डू? ये बच्चा क्या बोल रहा है? आई हैव सीन काउस केप्ट च्यूइंग द फूड इवन व्हेन दे आर नॉट एक्टिवली ग्रेजिंग और ईटिंग एनीथिंग। व्हाई? आपने देखा होगा गाय हमेशा मुंह चलाती रहती है, उसके सामने कोई घास नहीं है, कुछ खाना नहीं पड़ा, बट उसका मुंह कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये हम पढ़ते हैं। तो पहले हम काऊ का देखो, ये डायग्राम देख लो। काऊ का माउथ से वो खाना खाती है, उसके बाद ये उसके पास भी ईसोफेगस है, एक पाइप जैसा है जो कि स्टमक से जोड़ता है। फिर उसका खाना भी स्टमक में जाता है, ठीक है। और उसकी स्टमक को क्या बोला जाता है? र्यूमन। इसको स्टमक नहीं कहते, इसको हम र्यूमन बोलते हैं। और इसमें भी पेनक्रियाज है और स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब ये र्यूमन की क्या फंक्शन होता है बेटा? ये जो काऊ होती है, जैसे उसने खाना खाया, च्यू करके अंदर र्यूमन में ले गई, अब र्यूमन से वो दोबारा से वो खाना निकालती है और दोबारा उसको च्यू करती है। इस तरीके से जो काऊ है दिन के 7-8 घंटे च्यूइंग ही करती रहती है। तो इन एनिमल्स को हम र्यूमिनेंट्स कहते हैं क्योंकि इनके अंदर र्यूमन होता है। Grass eating animals such as cows and buffaloes partially chew the grass and swallow it into their stomach. तो वो पार्शली च्यू कर लेती हैं, पहले जितना उनको खाना है फटाफट खा लेती हैं और पूरा का पूरा च्यू नहीं करती, थोड़ा बहुत च्यू करके अपने पेट भर लेती हैं, ठीक है। इन द स्टमक द पार्शियल डाइजेशन of the food takes place. The partially digested food is brought back to the mouth for gradual chewing. So अब क्या होता है, स्टमक में पार्शियल डाइजेस्टेड फूड चला गया। अब वही जो पार्शियली का मतलब जो थोड़ा बहुत ही डाइजेस्ट किया, उन्होंने थोड़ा बहुत ही च्यू करा और उसको उन्होंने स्टमक में डाल दिया। अब वो जो पार्शियल डाइजेस्टेड फूड है वो दोबारा माउथ में लेकर आते हैं ताकि वो दोबारा उसको च्यू कर सकें। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट। तो इस प्रोसेस को हम रूमिनेशन बोलते हैं, जिसमें कि वो अपना अनडाइजेस्टेड फूड, पार्शली डाइजेस्टेड फूड स्टमक से निकाल के दोबारा च्यू करते हैं, और इन एनिमल्स को हम रूमिनेंट्स बोलते हैं। अ काउ स्पेंड अबाउट 8 hours अ डे जस्ट च्यूइंग द फूड। तो काउ 8 घंटे लगाती है अपना खाना सिर्फ च्यू करने के लिए। द थॉरली च्यूड फूड अगेन पासिस डाउन द एलिमेंट्री कैनाल फॉर फर्दर डाइजेशन। तो ये इतने अच्छे से इसको च्यू कर लेती है, उसके बाद अब और भी डाइजेशन होना होता है इस फूड का, तो एलिमेंट्री कैनाल में चला जाता है। अब हम पढ़ेंगे बर्ड्स के बारे में। बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ बट दे हैव अ चैम्बर कॉल्ड गिजर्ड. Food is broken down by the contraction and relaxation of the wall of the gizzard, often with the help of grit,
ग्रिट मीन स्मॉल स्टोन्स दैट द बर्ड्स स्वॉलो। अब बर्ड्स आपको पता है उनके पास क्या होती है, बीक होती है, उनके पास टीथ नहीं होते, तो वो कुछ भी ग्राइंड नहीं कर सकती, अपनी मुंह में च्यू नहीं कर सकती। तो अब होता क्या है, वो जो भी खाती हैं स्टोन वगैरह या जो भी फूड ग्रेन्स खाती हैं, वो सीधा उनके कहाँ जाता है, ईसोफेगस से होता होता स्टमक और गिजर्ड में चला जाता है। उनका एक स्पेशल चैम्बर होता है गिजर्ड जिसको बोलते हैं। गिजर्ड को हम फूड ग्राइंडिंग स्टमक भी बोलते हैं। तो इसके अंदर जो भी स्टोन्स छोटे छोटे ये बर्ड स्वॉलो करती हैं, उसकी हेल्प से, और जो गिजर्ड की वॉल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती हैं, और स्टोन्स की मदद से उसमें जो फूड होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है। तो इस तरह से जो बर्ड्स हैं उनका डाइजेशन होता है। This shows that animal exhibit variations in the structure and function of the alimentary canal to adapt to different ways of digestion, different kind of food. तो सब एनिमल्स डिफरेंट डिफरेंट फूड खाते हैं, तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अलग होता है। We have learned that the nutrients from the digested food are carried to the different parts of the body. Some of the nutrients help build and repair the body, while other like sugar are broken down inside the body to release energy. तो अब ये हमारा डाइजेस्टेड फूड हो गया, इससे हमारे न्यूट्रिएंट ऑब्जॉर्ब हो गए, और कुछ न्यूट्रिएंट तो हमारे को बॉडी में बिल्ड करने के लिए बॉडी को काम आते हैं, मसल सेल बिल्ड करने के काम आते हैं, रिपेयर, कोई वियर एंड टियर हो गया बॉडी में, कहीं चोट लगी उसको रिपेयर करने के काम आते हैं, और कुछ जो होते हैं जैसे शुगर हो गई वो ब्रेक हो जाती हैं और हमें एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। द प्रोसेस बाय विच न्यूट्रिएंट्स आर कन्वर्टेड इनटू यूजेबल एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। अब वो प्रोसेस जिसमें जो न्यूट्रिएंट्स अब हमारे एब्जॉर्ब हो गए बॉडी में, अब हमें एनर्जी प्रोवाइड करी, यूजेबल एनर्जी, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। लेट अस एक्सप्लोर हाउ द प्रोसेस अकर इन एनिमल्स। तो ये प्रोसेस एनिमल्स में कैसे होता है अब हम देखेंगे। रेस्पिरेशन इन एनिमल। We have learned in grade 6 chapter Living Creature exploring their characteristics that all living beings respire. In the process of respiration, the same in all animals. तो पूछना क्या respiration का process सब animals में same है? नहीं. Let us first understand the process of respiration in humans. चलो ह्यूमन बीइंग में देखते हैं रेस्पिरेशन कैसे होता है। You know that we breathe, inhale and we breathe out, exhale air continuously to obtain oxygen and release carbon dioxide. आपको पता है हम इनहेल सांस अंदर खींचते हैं जिसे इनहेल कहते हैं, और सांस को बाहर छोड़ना उसको एक्सहेल कहते हैं। तो जब हम इनहेल करते हैं, सांस अंदर खींचते हैं, तो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, और जब हम सांस को बाहर फेंकते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, उसको एक्सहेल करते हैं। हाउ इज द ऑक्सीजन यूज इन द बॉडी? आर ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन डिफरेंट? लेट अस फाइंड आउट। तो ये ऑक्सीजन यूज़ कैसे होती है हमारी बॉडी में, और वो कह रहे हैं दो प्रोसेस हो गए, एक रेस्पिरेशन और एक ब्रीदिंग। तो क्या दोनों प्रोसेस सेम है या दोनों प्रोसेस डिफरेंट हैं? हाउ डू वी ब्रीथ? द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग एयर इज कॉल्ड ब्रीदिंग। तो उस प्रोसेस को हम ब्रीदिंग कहते हैं। जब आप सांस अंदर खींच रहे हो और बाहर फेंक रहे हो, उसको हम कहते हैं ब्रीदिंग। इट इज़ डिफिकल्ट टू लिव विदाउट फूड फॉर अ वीक, विदाउट वाटर फॉर अ डे और टू, बट विदाउट ब्रीदिंग वी यूजुअली कैन नॉट सर्वाइव मोर देन फ्यू मिनट्स। तो कहने खाने के बिना आप भी कुछ दिन तो जी सकते हो, पानी के बिना भी आप एक आध दिन रह सकते हो, लेकिन सांस लिए बिना आप बिल्कुल भी जिंदा नहीं रह सकते, एक मिनट के लिए भी नहीं। वाई इज़ डैट? ऑल ऑफ अस आर अलाइव बिकॉज वी ब्रीथ। तो हम लोग जिंदा इसलिए क्योंकि हम ब्रीथ कर रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं। नॉट जस्ट ह्यूमन, प्लांट एंड अदर एनिमल ऑल्सो ब्रीथ, बट हाउ डू वी ब्रीथ? तो हम ब्रीथ करते कैसे हैं? ठीक है, हमें पता है हमने सांस नाक से अंदर खींच ली और बाहर निकाल दी, लेकिन ये एक्चुअल पीछे से क्या प्रोसेस हो रहा है? Just as food follows a specific pathway in the digestive system, our body also has a specific system for breathing and respiration. So this system is called respiratory system. तो जैसे आपने अभी digestive system पूरा पढ़ा, इसी तरीके से एक हमारा respiratory system होता है, पूरा स्ट्रक्चर होता है हमारी बॉडी के अंदर जो हमें सांस लेने में, ब्रीथ करने में हेल्प करता है। The respiratory system consists of various parts as shown in figure 9.8. अभी मैं आपको दिखाऊंगी। In this system, the exchange of gases follow a specific pathway. तो ये जो एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, सांस अंदर ले रहे हैं, सांस बाहर निकाल रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं, गैसेस का आदान प्रदान चल रहा है, इसका एक पूरा एक प्रॉपर पाथवे है। The pathway through which the air is inhaled and exhaled involve various part of the respiratory system assisting in the process of breathing and respiration. तो बहुत सारे हमारा जो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, वो सब हेल्प करते हैं हमें ब्रीथ करने के लिए। ये देखो, ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होता है। आपकी नाक है ना,
नाक में आपको 2 छेद नज़र आते हैं, उसको नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। तो यहाँ से हम सांस लेते हैं नाक से, फिर हमारे नाक के अंदर ना छोटे-छोटे टाइनी हेयर होते हैं, आप सबने ऑब्जर्व किया होगा। ये हेयर ऐसे ही नहीं है, ये बाहर की जितनी भी गंदगी होती है जो हम सांस के साथ अंदर ले लेते हैं, उसमें जितनी गंदगी, डर्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो सब ये हेयर ट्रैप कर लेते हैं यहीं पे, ताकि आपकी जो बॉडी के अंदर, लंग्स के अंदर जो एयर जा रही है, सॉरी, वो एकदम क्लीन रहे। उसके बाद ये नाक से जो आपने हवा ली वो विंड पाइप, फिर ये विंड पाइप आपकी 2 लंग्स में जाके जुड़ जाती है। लंग्स दिख रहे हैं आपको 2, ये एक राइट लंग होता है, एक लेफ्ट लंग होता है। फिर ये लंग जो होते हैं ना बेटा, ये रिब केज के अंदर होते हैं। ये जो आपको बाहर ये बोन्स दिख रही हैं वाइट कलर की, रिब केज है हमारा, ये हमारी लंग्स को प्रोटेक्ट करने के काम आता है। और ये नीचे जो आपको डोम शेप नज़र आ रहा है ना, ये डायाफ्राम है। The respiratory system begins with a pair of nasal openings called nostrils through which we inhale and exhale air. तो जो नोज़ की हमारी ओपनिंग होती है उसको नॉस्ट्रिल बोलते हैं, वहाँ से हम इनहेल करते हैं, सांस अंदर और बाहर फेंकते हैं। द इनहेल एयर पासेज इनटू द पेयर ऑफ स्मॉल पैसेजेस कॉल्ड द नेजल पैसेजेस। तो जब हमने एयर इनहेल करी, हमने जो अंदर ली, फिर ये एक पैसेज के थ्रू जाती है जिसे हम नेजल पैसेज बोलते हैं, मतलब एक रास्ता है वहाँ पे। हैव यू नोटिस टाइनी हेयर इनसाइड योर नॉस्ट्रिल्स? तो आपकी नॉस्ट्रिल के अंदर छोटे छोटे हेयर होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये छोटे छोटे हेयर का नॉस्ट्रिल्स में क्या काम है। सो दीज हेयर अलॉन्ग विद द म्यूकस हेल्प ट्रैप द डस्ट एंड डर्ट फ्रॉम द एयर वी ब्रीद इन। तो टाइनी हेयर, उसके साथ जो म्यूकस है वो सारे डर्टी पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, उसको ट्रैप कर लेता है वहीं पे, और हमारी लंग्स तक क्लीन एयर जाती है। तो इसीलिए हमें नाक से सांस लेना चाहिए, मुंह से नहीं। कहते हैं ना कि नाक से सांस लो, मुंह से नहीं, इसीलिए क्योंकि मुंह के अंदर तो हमारे कोई हेयर है नहीं, तो वहाँ पे तो गंदगी हम कहीं से उसको रोक नहीं पाएंगे, सारी गंदी एयर जो होगी वो हमारी लंग्स में चली जाएगी। इसलिए हमें नाक से सांस लेना चाहिए। फ्रॉम द नेजल पैसेजेस द एयर रीचेज आवर लंग्स थ्रू द विंड पाइप। अब वहाँ नेजल पैसेजेस से हुआ, नाक से आपने सांस ली, अब वो विंड पाइप में चला गया। हमने पीछे डायग्राम में देखा था, विंड पाइप में चला गया वो एयर। द विंड पाइप फॉर्म्स 2 ब्रांचेज। अब विंड पाइप जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, पता है ना, 2 उसकी ब्रांच आ जाती है, एक राइट लंग में जाती है, दूसरी लेफ्ट लंग में जाती है। In the lungs, these branches further divide into finer branches and end in a small balloon-like structure. अब ये जैसे एक पेड़ होता है, इसमें समझ लो एक पेड़ का ट्रंक है जो कि उसके विंड पाइप है, फिर वो 2 ब्रांचेस में चला गया, और उसके बाद उन 2 ब्रांचेस से जो राइट और लेफ्ट लंग में चली गई, उनसे बहुत सारी छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती हैं, और उनका एंड कहाँ होता है, गोल गोल स्ट्रक्चर्स में। एक बैलून लाइक समझ लो, हर ब्रांच के बाद एक बैलून लाइक गोल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम एल्वेलाई कहते हैं। और जो आपकी लंग्स होती हैं, दे आर प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज। जो आपकी लंग्स हैं उसके ऊपर एक रिब केज होता है, ताकि गलती से अगर आपको कोई चोट लग जाए तो पहले आपके रिब केज जो है उसको बचा लेगा आपकी लंग्स को, क्योंकि अगर लंग्स डैमेज हो गई तो आप ऑन द स्पॉट ही मर जाएंगे। Now, science and society. While lot of dust is filtered out from the inhaled air, often small infectious particles can get through the lungs. तो कह रहे हैं वैसे तो बहुत सारी डस्ट पार्टिकल्स जो होती हैं वो हमारी नाक ही फिल्टर कर लेती है, बट स्टिल कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमारी लंग्स तक पहुंच जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडमिक, द SARS-CoV-2 virus affected the respiratory system, leading to breathing difficulties and often causing serious lung problem. तो अभी हमारा कोविड हुआ था, सबको पता है। उस कोविड में कौन सा वायरस था? SARS-CoV-2 वायरस था, जिसकी वजह से हमको ये कोविड हो जाता था, और ये हमारे लंग्स को पूरा डैमेज करके हमें ब्रीदिंग डिफिकल्टीज दे रहा था। लेट अस अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग बाय मेकिंग अ सिंपल मॉडल। तो अब हम देखेंगे हम ब्रीथ किस तरीके से करते हैं एक सिंपल से मॉडल से। क्या करना है आपको? एक्टिविटी 9.2 करेंगे। लेट अस मेक अ मॉडल। टेक अ वाइट ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बॉटल विद अ लिड। तो एक प्लास्टिक बॉटल ले लो, सबके घरों में मिल जाएगी, उसके ऊपर लिड होनी चाहिए। उसका बॉटम रिमूव कर दो, मतलब उसको नीचे से काट दो। मेक अ होल इन द लिड ऑफ द बॉटल। और जो उसकी लिड है, जो उसका ढक्कन है ऊपर बॉटल का, उसके अंदर एक होल कर दो, छेद कर दो। टेक अ वाई शेप्ड हॉलो ट्यूब एज शोन इन फिगर 9.9। अब आपको क्या लगना है? एक हॉलो ट्यूब ले लेनी है। जैसे हमारी लंग्स के अंदर जो हमारा विंड पाइप होता है, हम विंड पाइप को ट्रैकिया भी बोलते हैं, तो वो विंड पाइप जैसे 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, इसी तरीके का आप एक हॉलो ट्यूब ले लो बाहर से जाके। फिक्स 2 deflated balloon to the forked end of the tube, secure them with the rubber bands and make them airtight. अब आपको 2 बलून लेने हैं। डिफ्लेटेड का मतलब होता है जिसके अंदर हवा भरी हुई नहीं हो, ठीक है। जैसे बैलून लिया आपने, उसको ये जो दोनों एंड्स है ना, इनके ऊपर आपने दोनों बलून्स को लगा देना है।
Insert the straight end of the tube tightly through the lid from the open base of the bottle and seal the lid with the clay to make it airtight. अब आपको क्या करना है, नीचे का बेस ओपन है ना, तो जहाँ मैंने एरो लगाए हैं उधर से जो आपकी ट्यूब है जिसके ऊपर आपने 2 बलून टांगे हैं उसको लिड के अंदर डाल दो और ऊपर से उसको एक क्ले लगा दो ताकि कहीं से भी एयर पास ना हो पाए। एयर टाइट होना चाहिए पूरा जितना भी आप मॉडल बना रहे हो। To the open base of the bottle, attach a thin rubber sheet tightly using a large rubber band. तो एक चाहे आप रबड़ का वो जो बलून है आपका उसका ऊपर से मुंह काट के उसको थोड़ा सा चौड़ा करके ना वहाँ लगा दो उसके बेस पे बॉटल के, और उसको एयर टाइट कम्प्लीटली होना चाहिए। Now pull the rubber sheet from the center of the base downward and wash the balloons. अब आपको क्या करना है, अब पूरा का पूरा बॉटल के अंदर का जो सब सिस्टम है वो एयर टाइट हो गया। अब जो आपने बेस पर उसके बलून लगाए ना, जो आपने रबर शीट लगाई है कोई भी, उसको आप नीचे की तरफ पुल करो, अपनी मतलब नीचे की तरफ उसको खींचो। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, नाउ रिलीज द रबर शीट अपवर्ड एंड ऑब्जर्व द बलून। अब आपको देखना है कि बलून्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है जब आप उसको नीचे की तरफ पुल करते हो और जब आप उसको छोड़ देते हो, रिलीज करते हो। When you pull the rubber sheet downward, the balloon inflate. तो जब आप वो रबर शीट को नीचे की तरफ पुल करोगे ना बेटा, खींचोगे, तो वो जो वो जो अंदर वाले बलून है ना वो इन्फ्लेट कर जाएंगे, मतलब उनमें हवा भर जाएगी। कन्वर्सली व्हेन यू रिलीज द रबर शीट अपवर्ड द बलून डिफ्लेट। तो जब आप उस रबर शीट को छोड़ दोगे जैसे वो पहले पोजीशन में थी, तो वो जो अंदर वाले बैलून है वो डिफ्लेट कर जाएंगे, उनमें से हवा बाहर चली जाएगी। तो यही सेम मैकेनिज्म आपके लंग्स के साथ भी होता है। जब हम इनहेल करते हैं, सांस अंदर की तरफ खींचते हैं, देखो सबसे पहले हमारा डायफ्राम देखो ये डोम शेप्ड होता है, फर्स्ट जो फिगर है वो डोम शेप्ड है। जब हमने इनहेल किया तो हमारा डायफ्राम सीधा हो गया थोड़ा, ठीक है, डोम शेप उसकी कम हो गई क्योंकि उसके अंदर हवा भर गई। अब जब हम एक्सेल करते हैं, सांस बाहर निकालते हैं, तो वापस से डायफ्राम जो है वो डोम शेप का हो जाता है। डोम शेप मतलब कर्व शेप हो जाता है। तो अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ये देखो यहाँ पे अच्छे से फिगर दिखाई है। सबसे पहले इनहेलेशन है तो उसमें डायफ्राम नीचे की तरफ आ जाता है, नीचे की तरफ आएगा क्योंकि हवा भर गई लंग्स में, लंग्स बड़े हो गए, हवा भर गई तो वो डायफ्राम नीचे आ जाता है। और दूसरे फिगर में एक्सेलेशन दिखाया है, जब एयर इज फोर्स्ड आउट तो रिब्स जो होती हैं वो वापस अपनी चली जाती हैं, बैक चली जाती हैं, और आपका डायफ्राम दोबारा से डोम शेप हो जाता है, ऊपर हो जाता है। तो आप अपनी कभी सांस लेकर देखना, अपना हाथ जो है वो अपनी चेस्ट पे रखो और सांस लो, तो आपको दिखेगा आपकी जो रिब केज है, जो चेस्ट है आपकी बाहर की तरफ आ रही है। फिर जब आप सांस छोड़ेंगे तो आपकी चेस्ट डाउनवर्ड्स हो जाएगी। इसका मतलब क्या, रिब्स बैकवर्ड मूव कर रही हैं। क्लियर? व्हेन यू ब्रीद इन या इनहेल, योर चेस्ट एक्सपैंड एज द रिब मूव अप एंड आउटवर्ड्स। रिब अप जो हो जाती है और आउटवर्ड आ जाती हैं। द डायफ्राम अ डोम शेप्ड मसल बिलो द लंग्स। डायफ्राम होता क्या, बेसिकली एक मसल होती है डोम शेप की, ठीक है, कर्व्ड रहती है ये। इट मूव्स डाउनवर्ड ड्यूरिंग द इनहेलेशन। दिस इंक्रीजेज द स्पेस इनसाइड द चेस्ट एंड द एयर एंटर्स द लंग्स। अब क्योंकि डायफ्राम नीचे हो गया, वहाँ में जगह ज़्यादा हो गई जहाँ पे लंग्स है हमारी, और उनके अंदर हवा भर गई। When you breathe out या exhale, the ribs move down and inwards and diaphragm move upward, reducing the space and pushing the air out of the lungs. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पूछते हैं व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, कैसे ब्रीद होता है, तो आपको पूरा ये लंग्स का एक्सप्लेन करना है उनको। तो जब आप एक्सेल करते हो, हवा बाहर निकालते हो, तो रिब्स जो होती हैं आपकी नीचे जाती हैं, डाउनवर्ड हो जाती हैं और इनवर्ड अंदर की तरफ चली जाती हैं, और वहाँ पे एरिया फिर से कम हो जाता है, और आपका जो डायफ्राम है वो इनवर्ड मतलब फिर से दोबारा डोम शेप हो जाता है। इसे हम कहते हैं डायफ्राम की रिलैक्स पोजीशन हो जाती है। डायग्राम ज़रूर बना लेना इसके साथ में, और इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। What do the balloons in the model mentioned in figure 9.9 represent? तो जो हमने बैलून बनाए अपने मॉडल के अंदर वो हमारे लंग्स को रिप्रेजेंट करता है, और जो उसके ऊपर हमने फोक्ड शेप की ट्यूब बनाई है ना वो हमारे विंड पाइप को मेंशन करती है। What does the rubber sheet represent? जो रबर शीट है वो हमारी डायफ्राम बनी हुई है यहाँ पर। In this model the balloon represent the lung and the rubber sheet represents the diaphragm. आपको अब ये क्लियर हो गया अच्छे से। किसी को समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं एक शॉर्ट वीडियो आपके लिए बना दूंगी। अब हम पढ़ेंगे साइंस एंड सोसाइटी। ब्रीदिंग एक्सरसाइज हैव बीन प्रैक्टिस्ड अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स इन इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड फॉर सेंचुरीज। आपने देखा है प्राणायाम्स होते हैं, हमारे जो बाबा रामदेव जी हैं वो हमको बहुत सारे योगा आसन सिखाते हैं, और हमको सांस लेने के लिए भी बहुत सारे योगाज होते हैं, जैसे प्राणायाम हो गया, भ्रामरी हो गया, ये सब ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं।
Pranayama is well known for improving the respiratory health, mind relaxation and concentration. तो प्राणायाम करने से क्या होता है, आपका मेंटल हेल्थ भी स्ट्रांग होती है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है और रेस्पिरेटरी हेल्थ तो स्ट्रांग होती ही है. In Ladakh, people practice Tumo breathing, a technique that improves the lung function and help keep the body warm even in the cold weather. अब लद्दाख जैसी प्लेसेस हैं जहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है, वहाँ पे एक वो प्रैक्टिस करते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज, क्या, टूमो ब्रीदिंग. तो इस टेक्निक से क्या होता है, उनकी लंग फंक्शन इंप्रूव हो जाता है, उनकी लंग स्ट्रांग बनते हैं और दूसरा उनकी बॉडी भी इससे वार्म रहती है. Similarly, deep breathing techniques are used to promote well-being. Some traditions combine deep breathing with chanting using rhythmic breath control to enhance relaxation and mental clarity. अच्छा, आपने देखा होगा जब भी आपको कभी गुस्सा आता है ना, तो आपकी सांसें जो है वो तेज़ तेज़ चलने लगती हैं, या आपको स्ट्रेस या एंग्जाइटी होती है तो आपकी सांस जो होती है वो तेज़ तेज़ आप लेने लगते हो. तो डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए. डीप ब्रीदिंग से क्या होता है, माइंड रिलैक्स होता है. और अगर आपको एंग्जाइटी अटैक कभी आया है या आप कभी पैनिक हो गए हो, कभी परेशान हो गए हो, तो आप आराम से बैठो, डीप ब्रीथ करो, एक लंबी सी सांस लो, अंदर खींचो और उसे धीरे धीरे बाहर निकालो. आप देखोगे 3-4 सांसों के बाद ही ना आपका माइंड जो है वो काम हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा. तो इसके साथ लोग चैंटिंग भी करवाते हैं आपके माइंड को काम करने के लिए. तो ये बहुत अच्छी और हेल्दी एक्सरसाइजेज हैं, आप भी ज़रूर प्रैक्टिस करो. Now we will do activity 9.3 to be demonstrated by the teacher. ये टीचर आपके लिए डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगी. Take an equal amount of freshly prepared lime water in 2 test tube A and B as given in figure 9.11. तो आपको लाइम वाटर प्रिपेयर करना है और 2 टेस्ट ट्यूब्स में ले लेना है. In test tube A, pass the air using a syringe या पिचकारी. This is same air that you inhale. Means जो एयर में ऑक्सीजन है, जो हम एयर इनहेल करते हैं, वो वाली एयर आपको पिचकारी में भरनी है और उसको उसके अंदर पंप कर देनी है फर्स्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर. दूसरी टेस्ट ट्यूब में आप क्या करेंगे, आप अपने मुंह से उसके अंदर एयर ब्लो करेंगे. अब आपके मुंह से जो एक्सेल करोगे ना, आप उस एयर जो ब्लो करोगे उसमें क्या होगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा. जो पिचकारी से एयर आई है उसके अंदर ऑक्सीजन होगी. तो दोनों में क्या डिफरेंस आएगा, आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ लाइम वाटर मिल्की हो जाता है और नॉर्मल ऑक्सीजन के साथ अगर लाइम वाटर करेंगे तो उसका कोई रिएक्शन नहीं होगा. इस फिगर में देखो, फर्स्ट में इन्होंने पिचकारी से स्ट्रॉ के अंदर जो है हवा भरी और पहली टेस्ट ट्यूब के अंदर आपका क्या है, लाइम वाटर. दूसरी में भी लाइम वाटर है, लेकिन वो जो बच्चा है अपने मुंह से इसके अंदर हवा डाल रहा है. डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द कलर ऑफ द लाइम वाटर. हाँ, बिल्कुल ऑब्जर्व किए हैं. द लाइम वाटर इन द टेस्ट ट्यूब बी टर्न्स मिल्की या फिर क्लाउडी. एकदम आपको दिखेगा वाइट वाइट कलर का हो गया, या फिर जैसे क्लाउड्स होते हैं वैसा क्लाउडी सा हो गया. बट द लाइम वाटर इन द टेस्ट ट्यूब ए डज नॉट. ए में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. What does this indicate? This indicates that lime water turns milky when it reacts with carbon dioxide. Therefore, this indicates that the exhaled air contain more carbon dioxide than the air we inhale. तो जो एयर हम इनहेल करते हैं उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन होती है, लेकिन जो हम एक्सेल करते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है. तो अगर आपसे कोई पूछे शो एन एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट वी एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड, तो इस एक्सपेरिमेंट से आप उसमें बता सकते हैं. देखो इस डायग्राम में आपको दिख रहा है, हमारे पास ये ऊपर विंड पाइप आ रहा है. विंड पाइप जो है नीचे जाके 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, दोनों लंग्स पे विंड पाइप चला गया. फिर ये लंग्स आ गए. लंग्स के अंदर जो विंड पाइप है उसके बहुत सारे ब्रांचेस हैं. उसके जो ब्रांचेस के एंड है ना बेटा, वो बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे गोल गोल. तो वो एल्वेलाई होते हैं. तो मेन जो गैस का एक्सचेंज होता है ना, ऑक्सीजन अंदर आती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, तो वो एल्वेलाई से होता है. तो चलो इसमें फर्स्ट फिगर के देखो, ये जो एरो मैंने बनाए सब एल्वेलाइज हैं. एल्वेलाई का स्ट्रक्चर दिखाया इन्होंने, और एल्वेलाई के ऊपर वो जो है वो हमने देखा था ना, विंड पाइप 2 ब्रांचेस में कन्वर्ट होता है, फिर उसके साथ बहुत सारी ब्रांचेस आती हैं, तो वो वन ऑफ द ब्रांच है जिसके नीचे एल्वेलाई लगे हुए हैं. अब ये एल्वेलाई ही हैं जहाँ से हमारा गैस का एक्सचेंज होता है. ये एल्वेलाई इन्होंने स्ट्रक्चर दिखाया है. इसके जो बाहर की लाइनिंग है इसके अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल, थिन लाइनिंग होती है जिसके अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं. अब ब्लड वेसल्स पूरी बॉडी का जो गंदा ब्लड है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, वो यहाँ पे आके कलेक्ट हो जाती है. कार्बन डाइऑक्साइड वो इस एल्वेलाई को दे देते हैं, और वो एल्वेलाई क्या करता है, जो बाहर से ऑक्सीजन आई है अभी जो इनहेल की है लंग्स ने, वो ऑक्सीजन आ गई इनके अंदर, तो वो वाली ऑक्सीजन ये इनको बाहर दे देता है. ठीक है, ब्लड वेसल्स के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पहुंच जाती है ऑक्सीजन, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एब्जॉर्ब करके उसको एक्सेल कर देते हैं नॉस्ट्रिल्स के थ्रू. तो इस प्रोसीजर से, हमारी ब्रीदिंग प्रोसीजर से हमारे अंदर गैसेस एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, ऑक्सीजन अंदर आती है, और ये सारा प्रोसेस होता है हमारा एल्वेलाई के अंदर. चलो लेट्स रीड इट. हाउ डज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस हैपन. किस तरीके से गैसेस का एक्सचेंज होता है.
Through the process of breathing, fresh air from outside enter the lungs and fills the alveoli. जब हमने ब्रीथ किया तो जब हमने ऑक्सीजन ली अंदर, वो हमारी एल्वोलाई के अंदर आ गई लंग्स के थ्रू. द एल्वोलाई हैव थिन वॉल सराउंडेड बाय फाइन ट्यूब्स कंटेनिंग ब्लड. तो जो एल्वोलाई है उसके बाहर थिन वॉल है बहुत, जिसके बाहर क्या क्या पतली पतली ट्यूब्स हैं जिसके अंदर ब्लड है. Blood carries carbon dioxide from the body to the alveoli where it is released into the air. तो अब जो ब्लड है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आई है पूरी बॉडी की, और वो इन्होंने एल्वोलाई को दे दी, एल्वोलाई ने इनको ऑक्सीजन दे दी, और एल्वोलाई ने जो वो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकाल दी, एक्सहेल कर दी. At the same time, the oxygen from the alveoli passes into the blood and it is transported to all parts of the body. उसी टाइम पे मैंने आपको समझा दिया, एल्वोलाई से जो ऑक्सीजन गई वो पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट हो गई. Have you ever wondered how the food you eat gives you energy? The key is not only the food but also the oxygen we breathe. तो अभी तक आपने पढ़ा कि हमने जो खाना खाया वो सिंपलर पार्टिकल्स में डिवाइड हो गया और वो न्यूट्रिएंट्स जो थे हमारी ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो गए. लेकिन हमें एनर्जी कैसे मिली? अब एनर्जी कैसे मिली? जो हमने ऑक्सीजन ली, इनहेल करी, हमने सांस लिया, ब्रीथ किया, हमें ऑक्सीजन मिली. वो जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्ट करेंगे हमारे ग्लूकोज पे. हमारा जो खाना था वो सिंपलर पार्टिकल्स में डिवाइड हो गया था, सिंपलर पार्टिकल्स में शुगर में टूट गया था, मीन्स ग्लूकोज में टूट गया था. एंड प्रोडक्ट क्या था? ग्लूकोज. अब वो ग्लूकोज के ऊपर ऑक्सीजन पार्टिकल्स ने एक्ट किया तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनाते हैं. तो हमें एनर्जी जो है अपनी बॉडी के अंदर मिल गई. इस तरीके से ऑक्सीजन रेस्पिरेशन की मदद से भी हमें एनर्जी मिलती है. When we eat food, our body breaks it down into simpler substances like sugar, जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं. ऑक्सीजन हेल्प टू ब्रेक डाउन द ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी. ऑक्सीजन ने हेल्प किया ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए और हमें एनर्जी मिली. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. इसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं. ब्रीदिंग अलग हो गई, रेस्पिरेशन अलग हो गया. द वर्ड इक्वेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज एज फॉलोज. तो कोई अगर आपसे पूछे व्हाट इज रेस्पिरेशन तो आप बताओगे व्हेन वी ब्रीद इन द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स दे एक्ट अपॉन द ग्लूकोज एंड ब्रेक्स इट डाउन इनटू वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. तो ये इक्वेशन आप कर लेंगे, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. During breathing, we inhale air from our surrounding and exhale air having more carbon dioxide than the inhaled air. तो अब ऑब्वियसली जो बाहर हमारी एयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है थोड़ी सी, लेकिन जो हम इनहेल करते हैं उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है और जो हम एक्सहेल बाहर निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है. नोट दैट ऑल द ऑक्सीजन इज यूज्ड अप. सम अदर एनिमल्स कैन यूज अ लार्जर फ्रैक्शन ऑफ द ऑक्सीजन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. तो वो कह रहे हैं जितनी ऑक्सीजन हमने इनहेल करी, जितना हमने सांस से अंदर लिया, सारी की सारी ऑक्सीजन यूज़ नहीं होती, सारी की सारी ऑक्सीजन ग्लूकोज के ऊपर एक्ट नहीं करती. और कुछ अदर एनिमल्स हैं वो ज़्यादा ऑक्सीजन जो इनहेल करते हैं उसका ज़्यादा फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इस्तेमाल कर सकते हैं देन ह्यूमन बींग्स. देखो इस डायग्राम से देखते हैं. फर्स्ट हमें इनहेल एयर का दिखाया है, उसके अंदर 21% ऑक्सीजन रहती है. जो हम इनहेल करते हैं उसमें 21% ऑक्सीजन होती है और 0.04% जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है. तो और जो हम एक्सहेल करते हैं एयर उसमें 16 to 17% ऑक्सीजन वापस चली जाती है और 4 to 5% कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी की बाहर चली जाती है. तो इस फिगर से आपको इतना समझ में आए कि सारी की सारी ऑक्सीजन यूज़ नहीं होती रेस्पिरेशन में. ओके चलो. This exchange of gases ensure that each segment of our body gets oxygen to produce energy and remove the waste products. तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेज इसीलिए होता है ताकि हमारी बॉडी जो है वो ऑक्सीजन को यूज़ करके आपको एनर्जी प्रोवाइड कर दे और सारे वेस्ट मटेरियल हमारे बाहर निकाल दे. In simple words, breathing brings in oxygen and removes the carbon dioxide, while respiration uses oxygen to break down the food and release the energy. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पूरा हमने एक्सप्लेन कर दिया. ब्रीदिंग का मतलब क्या है कि वो ऑक्सीजन ला रही है बॉडी में और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भेज रही है. लेकिन रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन जो है वो यूज़ हो रही है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए ताकि हमें एनर्जी मिल जाए. दिस एनर्जी हेल्प अस टू वॉक, रन, प्ले एंड इवन थिंक. तो यही एनर्जी हमें हेल्प करती है वॉक करने के लिए, जो भी हम काम करते हैं दिन में वो सब करने के लिए. ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस वाइल रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस दैट अकर इनसाइड द बॉडी. बोथ द प्रोसेसेस आर एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल. तो अगर आपसे कोई ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के अंदर डिफरेंस पूछेगा तो आप ये वाले सारे पॉइंट्स लिख देंगे, ऊपर वाला भी और ये नीचे वाला भी, कि ब्रीदिंग जो वो फिजिकल प्रोसेस है जबकि जो रेस्पिरेशन है वो आपका केमिकल प्रोसेस है क्योंकि उसके अंदर ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज हो रहा है टू रिलीज वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी.
आप इक्वेशन भी लिख कर आएंगे। Our body has a unique system for the transport of the nutrients, oxygen and other substances. This system is called circulatory system. अच्छा जी, अब अभी तक हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑक्सीजन है और सारे सब्सटेंसेज हैं, ये ट्रांसपोर्ट होते हैं आपकी पूरी बॉडी के अंदर। It includes the heart, blood and blood vessels. The heart pumps the blood through the blood vessel, ensuring the transport of nutrient, oxygen and other substances to all parts of body, while waste products are carried away. तो इस पूरे प्रोसेस को हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, जिसके अंदर हमारे एक एक बॉडी पार्ट के अंदर ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, सारी चीज़ें जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है पहुंच जाती हैं, और जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर चला जाता है। तो इस पूरे को सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। Now we will read Science and Society. Smoking is extremely harmful to health. Smoking बिल्कुल नहीं करनी चाहिए. It damages the lung and increases the risk of serious disease, including lung cancer and other respiratory illness. तो ये हमारे lungs को damage कर देता है और हमें बहुत बीमार कर देता है. It leads to persistent coughing and frequent infections. तो जो लोग स्मोक करते हैं उन्हें इन्फेक्शंस भी बहुत जल्दी होते हैं, और दूसरा उनको बहुत कफ रहती है, खांसी बहुत आती रहती है। अच्छा, आपको पता है दो टाइप की स्मोकिंग होती है, एक एक्टिव स्मोकिंग होती है, एक पैसिव स्मोकिंग होती है। एक्टिव में क्या होता है, जो इंसान खुद स्मोक कर रहा है, सिगरेट पी रहा है, वो तो एक्टिव स्मोकिंग हो गई। लेकिन पैसिव क्या, जो लोग उसके साथ बैठे हैं, उसके घर में हैं और वो उन सबके सामने स्मोक कर रहा है, तो वो जो सिगरेट की स्मोक है वो दूसरे लोग भी इनहेल कर रहे हैं, राइट, तो वो पैसिव स्मोकिंग हो गई। पैसिव स्मोकिंग भी हार्मफुल होती है। In addition to harming the smoker, smoking release toxic chemical into the air, putting others at risk. तो स्मोकिंग की वजह से जो स्मोक होती है उसके अंदर टॉक्सिक केमिकल होते हैं जो कि उन लोगों को भी इफेक्ट करते हैं जो स्मोक नहीं कर रहे। When the non-smoker inhales this polluted air, they experience passive smoking, which can be especially dangerous for children, pregnant women and elderly. और बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए और जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं उनके लिए ये पैसिव स्मोकिंग बहुत डेंजरस है। Due to this risk, avoiding smoking help to protect both the personal health and the well-being of those around us. इसीलिए बोलते हैं, एक तो सबसे पहले स्मोक ही मत करो, बट अगर आपको स्मोक करना ही है, बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा है, तो आप बाहर जाके करो, अपने बच्चों के सामने या बूढ़े बड़ों के सामने मही करो, क्योंकि उनको भी फिर वो स्मोक से अफेक्ट हो जाएगा। डू अदर एनिमल ब्रीथ द सेम वे एज ह्यूमन डू? क्या दूसरे एनिमल्स भी वैसे ही ब्रीथ करते हैं जैसे ह्यूमन बीइंग करते हैं? नहीं, हर एनिमल का अलग अलग मैकेनिज्म होता है। अब जैसे फिश है, वो गिल्स के थ्रू ब्रीथ करती है, क्योंकि वो पानी के अंदर रहती है, उसको डिजॉल्व ऑक्सीजन जो पानी में होती है वही ब्रीथ करनी पड़ती है। यू हैव लर्न दैट डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट हैबिटेट। तो हर एनिमल का अलग घर होता है। यू मे हैव ऑब्जर्व्ड बर्ड फ्लाइंग एंड फिश स्विमिंग। तो बर्ड्स तो फ्लाई करते हैं, फिश स्विम करती है। So how do they breathe? Animals such as birds, elephant, lion, cow, goat, lizard and snake, they breathe through their lungs. तो जो हमारे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, जो हमारे लैंड पर रहते हैं, वो तो अपने लंग्स से ही ब्रीथ करते हैं। Although all these animals have lungs, the structure of their lungs are quite different. ये लोग लंग्स से तो ब्रीथ करते हैं, लेकिन इनके लंग्स का जो शेप होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो हमारे लंग्स की तरह नहीं होता, डिफरेंट होता है, क्योंकि वो एनिमल हैं। Most aquatic animals like fish, they have specialized structures known as gills. तो अब जो फिशेज होती हैं वो पानी में रहती हैं, उनके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है सांस लेने के लिए, जिसको गिल्स कहा जाता है। तो यहाँ पे फिश का फोटो दिया हुआ है जिसमें उसके गिल्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से फिश हमारी ब्रीथ करती है। These are richly supplied with the blood vessels. अब गिल्स में क्या होता है, उनमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। The exchange of oxygen and carbon dioxide between the blood and the gases dissolved in the water takes place across the gill. तो पहले जो हमारे ह्यूमन बींग में एल्वोलाई के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा था, तो फिशेस में वो गिल्स के थ्रू होता है। वही जो फिश की बॉडी में ब्लड जा रहा होता है वो गिल्स में आता है, वहाँ से वो अपनी ऑक्सीजन लेता है और फिर से दोबारा बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है फिश की बॉडी की वो बाहर एक्सेल हो जाती है। एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग। अब आप जानते हैं फ्रॉग इज़ एन एम्फीबियन। एम्फीबियन क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो लैंड पे भी रहता है और वाटर में भी रहता है। तो जब फ्रॉग छोटा होता है ना, मतलब जब वो उसके एग्स के बाद जब वो टैडपोल बनता है, तो टैडपोल जो है वो सिर्फ पानी में रहता है।
तो उसके पास गिल्स होते हैं ब्रीथ करने के लिए। लेकिन जो एक एडल्ट फ्रॉग होता है वो लैंड पे आ जाता है तो उसके लंग्स डेवलप हो जाते हैं और वो अपने लंग्स से सांस लेता है। लेकिन अब फ्रॉग तो आपको पता है पानी में भी जाता है। अब जब वो पानी में जाता है तो वो अपनी स्किन जो उसकी होती है ना, उसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज करता है और वो वहाँ से सांस लेता है। तो इस तरीके से जो फ्रॉग है उसने अडेप्ट किया अपने आप को कि वो लैंड पे भी रहेगा और वाटर में भी रहेगा। Amphibians like frog, they live both on land and water. They use different body parts for breathing at various stages of their life. For example, tadpoles they breathe through gills, while adult frog use lungs for breathing on land and skin for gas exchange when they stay in water. मैंने आपको समझा दिया, जब वो लैंड पे रहते हैं तो लंग्स से ब्रीथ करते हैं, जब वो आपके वाटर में चले जाते हैं तो वो अपनी स्किन से, जो उनकी बाहर की स्किन होती है, उससे वो सांस लेते हैं। This adaptation helped them survive both in water and on land, showing how animals have adapted over time to different environments. Earthworm they use their moist skin for the exchange of oxygen and carbon dioxide. Earthworm देखे होंगे आपने, बारिश के मौसम में बहुत निकल आते हैं। तो वो कैसे एकदम से स्लाइमी से अजीब से क्रिएचर्स होते हैं, तो वो अपनी स्किन, जो उनकी बाहर की बॉडी होती है ना, उससे ही गैसेज एक्सचेंज करते हैं। Thus, different animals have different breathing mechanism to suit their unique habitat. तो हर एनिमल का डिफरेंट ब्रीदिंग मैकेनिज्म होता है, जिस तरीके के घर में वो रहते हैं वैसे ही वो ब्रीथ करते हैं। Apart from the digestive system, the respiratory system and the circulatory system, there are other systems which work in coordination with each other in the body and perform different functions to sustain life. You will study about them in higher grades. तो खाली यही 3 सिस्टम नहीं है जो हमने पढ़े हैं, और हमारी बॉडी में और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे सिस्टम होते हैं, जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम। ये बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं जो हम हाई ग्रेड्स में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे समरी इस चैप्टर की इन अ नटशेल। Life processes such as nutrition, circulation, respiration, excretion, and reproduction are essential for the survival of living beings. These processes are collectively called life processes. तो ये सारे प्रोसेस जो हमारी बॉडी में होते हैं ये बहुत ज़रूरी हैं हमारी बॉडी को चलाने के लिए, हमें ज़िंदा रखने के लिए। तो इनको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेसेस। सेकेंड पॉइंट, the human digestive system consists of alimentary canal, which include mouth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, and anus, and its associated parts, the liver and the pancreas. तो ये सारा का सारा आपका एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आता है और इस पूरे प्रोसेस को हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। थर्ड पॉइंट, द डाइजेस्टेड फूड इज प्राइमरली अब्जॉर्ब थ्रू द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ज़्यादातर जो हमारा डाइजेस्टेड खाना होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से ही एब्जॉर्ब हो जाता है। Next point, the nutrients absorbed are distributed through the blood to different parts of the body where they are used to perform various functions. तो जितने भी nutrients हैं वो absorb होके blood के थ्रू ही जाएंगे ना सारी body parts में, वही हमारा एक medium है। Next point, the large intestine absorb most of the remaining water and some salt from the undigested food. तो हमारी large intestine जो है वो जितना भी पानी बच गया है फूड के अंदर वो एब्जॉर्ब करती है और थोड़े से सॉल्ट एब्जॉर्ब कर लेती है। Next point, grass-eating animals such as cow and goat are called ruminants. They chew the food partially and swallow it. Later, the partial digested food is returned to the mouth and the animal chew it thoroughly. तो ये इन्हें रूमिनेंट्स कहते हैं, हमने पूरा डिटेल में पढ़ा है। काउ, बफलोज, इनके पास एक रूमिनेंट कैविटी होती है जो उनके बॉडी में होती है। ये लोग क्या करते हैं, पहले तो बहुत सारा खाना खा लेते हैं और उसको थोड़ा थोड़ा चबा के अपने रूमिनेंट में रख लेते हैं। उसके बाद फिर जब उनके फुर्सत मिलती है तो ये वापस अपना खाना मुंह में लेके आते हैं और उसको चबाते हैं, थॉरली च्यू करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रीदिंग इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू द लंग, इनहेलेशन, एंड आउट ऑफ द लंग जिसे कहते हैं एक्सहेलेशन। तो कोई पूछेगा व्हाट इज इनहेलेशन या व्हाट इज एक्सहेलेशन, तो आप बता देंगे व्हेन वी ब्रीद इन ऑक्सीजन दैट इज कॉल्ड इनहेलेशन एंड व्हेन वी ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। नेक्स्ट पॉइंट, द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अकर इन द एल्वोलाई ऑफ द लंग्स। तो एल्वोलाई में ही ये सारा प्रोसीजर चलता है, हमने पूरा डिटेल में किया अभी। रेस्पिरेशन यूजेज ऑक्सीजन फ्रॉम द इनहेल्ड एयर टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। द प्रोसेस बाय विच न्यूट्रिएंट्स आर कन्वर्टेड इनटू यूजेबल एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में यही डिफरेंस है। रेस्पिरेशन जो है वो केमिकल प्रोसेस है और उसमें ऑक्सीजन आपके ग्लूकोज पे एक्ट करती है और आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है। Next point, the circulatory system transports nutrient and oxygen to all parts of the body. It includes heart,
which pump blood through the blood vessel, delivering oxygen and nutrients while also removing the waste from the body। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया जिसके अंदर सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं पूरी बॉडी के अंदर और वेस्ट मटेरियल बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस एंड रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस। नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ब्रीदिंग मैकेनिज्म अडेप्टेड टू सूट देयर हैबिटेट। जिस टाइप का घर उस टाइप का उनका ब्रीथ करने का तरीका। तो इसी के साथ बच्चों आपका चैप्टर फिनिश होता है। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और इसके नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना क्योंकि हम एग्ज़ाम के लिए क्रैश कोर्स करेंगे, रिवीजन करेंगे, आपको बहुत मदद मिलेगी। अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे अवेयर, बाय बाय।